आज पढ़ेंगे रैखिक अवकल समीकरण। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे शॉर्ट में कहते हैं LD। ये करने का और इसको करने से पहले इसको पहचानना पड़ेगा, और पहचान के लिए आपको इसका जो फॉर्मेट है उसको याद रखना है। इसका फॉर्मेट है, आपके पास समीकरण होगी dy/dx प्लस py इक्वल टू, यानी y होगा, y का मल्टीप्लाई में कुछ होगा, q होगा इक्वल के इधर, और यहाँ होगा अकेला dy/dx। ऐसी स्थिति में अगर आप आते हो तो ये कहलाती है क्या, रैखिक अवकल समीकरण। इसको हल करने का बड़ा अलग मेथड है, उसके लिए निकालना पड़ता है सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं IF। आज के बाद पूरा नाम नहीं लेंगे इसका। IF क्या निकाला करेंगे, IF बराबर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। यहाँ पर आप एक चीज और लिख दीजिए, जहाँ p व q x के फलन है, तो p और q होंगे वो किसके फलन होंगे, x। यानी इस फॉर्मेट में अगर आपकी इक्वेशन है, और ये कब लगेगी, जब वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा। dy/dx का मान निकालेंगे, उसमें अंश और हर दोनों की घातें बराबर नहीं होंगी, यानी वो होमोजेनियस का केस भी नहीं होगा। तो जनाब वेरिएबल सेपरेबल है ना होमोजेनियस है, फिर आपके पास रास्ता कोई नहीं बचा, फिर आपको जांच करनी होगी लीनियर डिफरेंशियल। आपका इंटर का कोर्स यहीं खत्म हो जाएगा। इक्वेशन बहुत सारी होती है आपके कोर्स में, वेरिएबल सेपरेबल चेक करना, dy/dx का मान निकालना, x की जगह λx λy रखना। अगर λx λy रखने के बाद पूरा x कैंसिल हो जा रहा है और लैम्डा भी कैंसिल हो जा रहा है, या लैम्डा की कोई घात आ रही है, फंक्शन वही आ जा रहा है जो पहले वाला था, तो वो होमोजेनियस का केस होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ कि लैम्डा x की जगह λx और y की जगह λy रखा और फंक्शन fxy नहीं आया, वही नहीं आया जो dy/dx था, तो फिर आपको जांच करनी पड़ेगी। dy/dx तो निकाल ही चुके हो आप, फिर आपको इस फॉर्मेट की जांच करनी पड़ेगी। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट में नहीं है, तो अगर इंटर का क्वेश्चन है बोर्ड में आएगा तो इन तीनों में से कोई एक फॉर्मेट का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में होगा, इसके अलावा कोई फॉर्मेट का क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं। आप दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि इन तीनों के बाहर भी कुछ चीज़ें आएंगी। ये बात तो क्लियर होगी ना। तो आपको जांच केवल अपना जांच का दायरा यहीं पर सीमित रखना है। अब कोई बच्चा आपके पास क्वेश्चन लेके आ जाएगी, ये सॉल्व कर दो, अब वो पता लगा इन तीनों से बाहर का है, तो वो फिर BSc का क्वेश्चन हो जाता है। तो आप अपनी NID वेस्ट ना करें। जो भी क्वेश्चन है अपनी किताब में लिखा होना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी जगह लिखा होना चाहिए। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ये अवकल समीकरण, इनके क्वेश्चन आपके MSc तक जाते हैं, तो इसलिए इनको हल करते हुए आप ये ध्यान रखें कि आपकी ऊर्जा इंटर के क्वेश्चन में ही लगे। ठीक, चलिए आगे बढ़े। यार क्वेश्चन किस टाइप का होगा उस पर विचार करें। हाँ, एक बात और, मान लो इस फॉर्मेट में नहीं, या फिर क्या होगा इसका, कल तक तो ठीक है, कल तुम लोग आए थे क्लास में, तुमने लिखा था कैसे, तो या फिर जो होगा वो ये होगा dx/dy प्लस px बराबर q, जहाँ p तथा q y के अगर dy/dx में नहीं बना तब आप चेक करेंगे dx/dy, उसको लिखेंगे dx/dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू q, जहाँ p और q किसके फलन होंगे, y। तो याद रखिए जो अपॉन में आ रहा है dy/dx x नीचे आ रहा है, तो p और q x के फलन होंगे, और dx/dy तो ये किसके फलन होंगे, तो सॉल्यूशन वो सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस में निकलेगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। अभी आंसर नहीं आया। अब इस केस में, इस वाले केस में समीकरण का जो हल होगा, इस केस की बात हो रही है, वो होगा, याद रखेंगे इसको, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई q और x के सापेक्ष इनके प्रोडक्ट का अवकलन। ये इसका हल होगा जो आपको रखना है।
वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, इसका इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या हल आएगा इसका? तो पहला काम तो इसको पहचानना है, दूसरा काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, और तीसरा काम है उसका सॉल्यूशन निकालना है। इस केस में सॉल्यूशन क्या आएगा? हल आएगा इसका, क्योंकि y dy अपॉन dx था तो y का मान आएगा, यहाँ dx अपॉन dy होगा तो x का मान आएगा। x इक्वल्स टू y x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dy। ठीक, चलिए चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे कि वो होमोजेनियस भी बन सकते हैं और वेरिएबल सेपरेबल भी बनेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पीछे छूटे हैं वो सब यहाँ पर कवर अप होने की गुंजाइश बनी रहेगी। हम पहले 5वां क्वेश्चन देखते हैं। cos स्क्वायर x dy अपॉन dx प्लस y बराबर 10x। सबसे पहला काम तो यही होगा हमारा कि x एक तरफ y एक तरफ। तो लेकिन अगर मैं 10x के साथ में y ले जाता हूँ, 10x माइनस y आ गया, x और y दोनों एक साथ आ गए। और अगर मैं फिर dx को इधर ले जाऊँगा तो क्या समस्या आई मेरे पास कि y फंस गया x के साथ में। फिर क्या करें, dy अपॉन dx का मान निकालो, 10x माइनस y अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक, तो 10x आ गया, इसकी घात का तो कोई मतलब ही नहीं, तो ऊपर 10x है और नीचे क्या है cos स्क्वायर x। तो दोनों की जो घात है वो तो बराबर हो नहीं पा रही, क्योंकि अगर x की जगह लैम्डा x रखूंगा तो लैम्डा तो इसके साथ अंदर फंस जाएगा ना, 10x बाई लैम्डा तो बाहर नहीं आएगा, तो ये होमोजेनियस का केस भी नहीं बनेगा। अब आपको सब करके दिखाओ, वो बड़ा मुश्किल काम है। ठीक, थोड़ा IQ दिमाग में आपको सवाल देख के भी लगाना पड़ेगा। यानी ये कंफर्म हो गया कि ये ना वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है ना ये होमोजेनियस का क्वेश्चन। तो फिर अब बचा रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। उसके लिए किसका मान जरूरी है? तो पहले मैं dy अपॉन dx के लिए क्या करूँ, पूरे को भाग कर लूँ किससे, cos स्क्वायर x, तभी तो dy अपॉन dx क्या होगा, या sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर लो, जो तुम्हारी इच्छा। हम ऐसा करते हैं sec स्क्वायर x से गुणा करने का, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x cos स्क्वायर x dy अपॉन dx प्लस y sec स्क्वायर x इक्वल टू 10x इंटू sec। यहाँ तक कोई परेशानी दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो ये तो मान हो गया, कितना हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10x सेक स्क्वायर एक्स। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है। ठीक, यहाँ फॉर्म ऐसे लेना सही रहेगा, फॉर्म लग रहा है, ठीक है, या जो इतना लिखा हुआ जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे तुलना कर ले। अतः तुलना dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q से क्या करने पर तुलना। अब अच्छा एक बार बताओ, देखो y के साथ में जो भी आ रहा है किसका गुणांक, किसका फंक्शन है, x का। इधर जो आ रहा है पूरा किसका फंक्शन है, x का। तभी तो मैंने पहचान लिया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तुलना करोगे तो y का मान कितना है, उस p का मान कितना है sec स्क्वायर x, और q का कितना आया 10x sec। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, इसका प्रूफ आपके कोर्स में डायरेक्ट हट लो इसको कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है। ठीक है, आगे जाके बीएससी अगर आपने करी हो मैथमेटिक्स ली तो वहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का एक पूरी किताब होगी, उसके अंदर आपको इसका प्रूफ मिलेगा। ठीक, अभी आपके कोर्स में नहीं है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर p dx, रट लेना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए, ये होगा e टू द पावर p का वैल्यू कितनी है, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन प्लस सी नहीं लगाते हैं, ये इसमें एक विशेष बात है, क्या नहीं लगाते हैं प्लस सी, वरना e टू द पावर 10x इंटू e टू द पावर c अलग से लिखना पड़ता। ठीक है, और थोड़ा सा बढ़ जाता, कोई बात नहीं। क्या निकाल चुके अब तक हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अरे पता नहीं क्या बोला, इंटीग्रेटिंग
अब निकालेंगे सॉल्यूशन, हल, सॉल्यूशन ऑफ LDE। LDE मैंने लिख दिया, क्या कहते हैं इसको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा पेन बचाओ, अब एक खत्म हो गई, ठीक है। तो क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये था सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, और इन दोनों को प्लॉट क्या लेंगे हम, इंटीग्रेशन। ये तो रट गया होगा अब तक, जिसको नहीं रटा है वो रट लो, ठीक है। तो भाई y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e टू द पावर 10x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 10x इंटू 10x sec स्क्वायर x, ठीक है। नींद आ रही है, क्या करेंगे सर, प्रतिस्थापन से करना पड़ेगा। मान लो, माना 10x बराबर t, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कितना हो गया, sec स्क्वायर x dx बराबर dt, लगा दो। इसको तो कुछ कहना ही नहीं है, तो ठीक है बिल्कुल मामला इसका। तो e टू द पावर t और sec स्क्वायर x dx क्या बन गया, dt, और 10x क्या हुआ, क्या लगेगा इसमें, खंडा समाकलन, ठीक है। खंडा समाकलन में आइलैंड रूल का प्रयोग करें, ठीक। आइलैंड में ये सबसे बाद में आता है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड। क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखते हैं, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, t का 1 हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t होता है, और दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, ठीक है सर। तो ये आ गया t e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t प्लस c, e टू द पावर t कॉमन t माइनस 1 प्लस c, t का 1 e टू द पावर 10x इंटू 10x माइनस 1 प्लस c, इसकी वैल्यू y e टू द पावर 10x, e टू द पावर 10x से भाग करो, कितना आ जाएगा, 10x माइनस 1 इंटू प्लस c इंटू e टू द पावर माइनस 10x, क्योंकि बटे में 10x है, तो e टू द पावर 10x बटे में आएगा, ऊपर आएगा कितना हो जाएगा, माइनस। तो यही खत्म हो गया, ये तो सजावट है, ठीक है। हाँ, नोट कर लीजिए।